My name is Himanshu Rawat and I welcome you all to online current affairs classes conducted by Alliance IAS Academy. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं Alliance IAS Academy के, उन्होंने करंट अफेयर्स क्लासेस काफ़ी वक्त पहले स्टार्ट कर दिया था and we have already covered our current affairs marathon till class 50. So now we will restart our current affairs marathon from episode 51, from class number 51. And we will cover one of the most important topics for your pre as well as your mains exam. These classes will not only be important for 2020 aspirants, but this will also have a certain relevance for those students who are going to appear in 2021 or 2022. Right? So let's begin our current affairs marathon, and what we are going to do today, we will cover these three important topics. Topic number 1, energy governance in India. एनर्जी गवर्नेंस इन इंडिया के जब बारे में हम बात करेंगे तो वी विल सी कि हाउ एनर्जी सेक्टर इज गवर्न्ड इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस दीस एनर्जी सेक्टर्स आर फेसिंग, किस तरीके से इनको गवर्न किया जा रहा है, कौन इनको गवर्न कर रहा है और किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं, आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं, और क्या सॉल्यूशन जो है इसका निकल के आया है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दे कैन आस्क this topic in your pre-exam or in mains exam, but for the mains purpose it is more important, right? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे, खास तौर से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परिप्रेक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखते हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वी नीड एटलीस्ट ₹1 लाख करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो वो 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा, कौन उसको इन्वेस्ट करेगा, क्या उसका पर्पस होगा। सो वी विल कवर ऑल दिस इन योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टॉपिक। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट गगनयान मिशन। Most of you have already covered this several times. अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहीं पर हम लोगों ने इसको कम से कम 10 से 15 बार कवर कर लिया है। सो गगनयान मिशन के बारे में बात करेंगे, इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और ये आपके रिवीजन के तौर पर कंडक्ट किया जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रिवीजन क्लास फॉर यू, बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर new to this preparation, who haven't started their preparation yet, for them this will be a little bit challenging because there are certain kinds of concepts जो इसमें लगाए गए हैं, जो इसमें हैं, और अगर आपको concepts क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा, but that's not an issue। आप इसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और अगर हम इनके रेलेवेंस के बारे में बात करें तो इतने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली आपको न्यूज़ में रिपीटेडली फॉर्म में देखने को मिलेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी गवर्नेंस इन इंडिया। या देखो एनर्जी होता क्या है, पहला तो ये, ठीक, व्हाट इज एनर्जी। जब हम बात करेंगे एनर्जी की, व्हाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, राइट? एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, क्यों एनर्जी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, टू रन एनी इकोनॉमी, टू रन एनी बिजनेस एक्टिविटी, टू रन एनी फैक्ट्री, टू रन एनी प्लांट, टू प्रोवाइड एनी सर्विस, यू नीड एनर्जी। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, इसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल है, राइट? द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई एम एबल टू क्रिएट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हम लोग प्रोजेक्टर यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल चार्ज हो पाया है, राइट? तो ये जो एनर्जी है ये क्या करता है, ये फ्यूल प्रोवाइड करता है आपकी इकोनॉमी को, आपकी अर्थव्यवस्था को। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है एनर्जी का, तो 2 तरीके से हम एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर्स के बारे में जब हम बात करेंगे। एक है आपका रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसको आप रीयूज कर सकते हो, राइट? अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो ये उस तरह की एनर्जी जिसको केवल वन टाइम यूसेज में ये काम आता है, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। इसीलिए पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से आपकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, या फिर जो आपके एनवायरमेंटलिस्ट जो है, दे आर मोर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज आप रीयूज जब एनर्जी को करेंगे तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप
आने वाली जनरेशंस तक एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो एनर्जी क्राइसिस को फेस ना करें और वो कंटिन्यूसली एनर्जी को यूज करें। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जब आप सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो उसको रिन्यू किया जा सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है, राइट। लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बात करें जैसे कोल, तो वंस यू हैव डिप्लीटेड द कोल, वंस यू हैव यूज्ड द कोल, तो इट हैज बीन यूज्ड वंस एंड फॉर ऑल, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर हम बात करें एनर्जी गवर्नेंस की इंडिया की, कि किस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करते हैं हिंदुस्तान में, किस तरीके से आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करते हैं हिंदुस्तान में, तो उसी गवर्नेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। अगर आप इस गवर्नेंस के बारे में बात करें, इंडियन गवर्नेंस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें, तो हमारे सामने दो चैलेंजेस हैं, यानी सरकार के सामने दो चैलेंजेस हैं जो सरकार को फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज है दैट इज फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस, यानी कि कौन किस एनर्जी को गवर्न करेगा, किस तरीके से गवर्न करेगा, सोल अथॉरिटी है या नहीं है, कॉर्पोरेशन है कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज है कि नहीं। सो दिस इज वन बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस इन इंडिया। सेकंड चैलेंज इज फ्रैगमेंटेड डेटा कलेक्शन, right? If you are using certain kind of energy, you need particular data that how much you are using, what are the sources of your energy, at what level, at what speed, at what percentage, at what rate it is depleting, और आपको क्या measures लेने हैं, ये सब जानने के लिए you need data, you need information. So in India, these are the two major challenges which our energy sector, which our energy industry is facing. दूसरा, एनर्जी गवर्नेंस के सामने ये दो बड़े मुख्य आपके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला देखते हैं फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस की। क्या फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, पेश कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो आप समझिए, जब हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस की, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एनर्जी सेक्टर है दैट हैज बीन रूल्ड बाय मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, और जब आप एक ही सेक्टर को यूज करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का इस्तेमाल करोगे, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटीज दैट दे वोंट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग ईच अदर, दे वोंट बी एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और कहीं ना कहीं जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, देयर आर 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज along with the multiple of regulators, 5 मंत्रालय हैं आपके, और बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं, जो कि गवर्न कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर को हिंदुस्तान में। सो दिस इज वन पॉइंट, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें आपके एनर्जी की, तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दे ऑल हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स एंड सेपरेट मिनिस्ट्रीज एज वेल। अगर आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें, अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में बात करें, आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें, आप कोल के बारे में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, तो दे ऑल कंप्राइज ऑफ एनर्जी बास्केट ऑफ इंडिया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट एजेंसीज। तो जो चैलेंजेस मैं आपको बार-बार गिना रहा हूं, उसके नीचे ये फैक्चुअल डेटा आपको सपोर्ट करना है, राइट। देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलॉन्ग विद स्टेट लेवल बॉडीज। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो फॉर दी स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि केंद्र में काम करेगा। इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपका राज्यों से भी संबंधित है, तो आपको स्टेट लेवल बॉडीज भी देखने को मिलेंगी, राइट। इसके अलावा आपको रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करेंगे, डिस्कॉम्स को रेगुलेट करेंगे। डिस्कॉम्स क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, ठीक। तो अगर आप समझें तो केंद्र क्या करता है, केंद्र जो है इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों तक पहुंचाता है राज्यों की सहायता से, राइट। तो इसमें 3 कड़ियां हैं, पहला है आपका सेंटर, फिर है आपका स्टेट, और फिर है आपके डिस्कॉम्स, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज की वजह से दे ऑल हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, दे ऑल हैव डिफरेंट अथॉरिटीज, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, यानी एक मंत्रालय है और उसके अंदर अगर रेगुलेटर्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी आपको 2 रेगुलेटर, 3 रेगुलेटर, 4 रेगुलेटर देखने को मिलेंगे। तो अगेन क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आपके सामने देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्या करता है, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और जो होल प्रोसेस है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो चुका है, बहुत ही ज्यादा कंबरसम हो चुका है, बहुत ही ज्यादा
टाइम टेकिंग, एनर्जी टेकिंग हो चुका है, राइट। तो ये एक बड़ा समस्या है जो है वो हमारे देश के एनर्जी सेक्टर के सामने है। ठीक, फर्दर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर हैव टू रेगुलेटर्स। तो जो आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो एनर्जी सेक्टर है उसमें भी आपको दो रेगुलेटर देखने को मिलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फॉर डाउनस्ट्रीम, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, आपको सारे मंत्रालयों के नाम याद नहीं रखने हैं, आपको सारे रेगुलेटरी बॉडीज के नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक, आपको एक जनरल आइडिया लेना है कि इशू क्या है। इशू ये है कि बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इशू ये है कि बहुत सारे मंत्रालय हैं। So this is the crux of this first slide which you have to remember, right? Do not remember the name of these regulators कि आपको ये नाम याद रखने, अगर याद रख सको तो वेरी गुड, आपको 0.25, 0.5 एक नंबर के आसपास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है if you give your answer the backing with these examples। ठीक, अगर आप अपने आंसर को बैक करते हो इस एग्जांपल के साथ तो थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलेगा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप एज इट इज वहां पे लिख के आए। उसके बाद फ्रेगमेंटेड डेटा कलेक्शन जो दूसरा चैलेंज है आपके एनर्जी सेक्टर के सामने, गवर्नेंस के सामने। ठीक, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है, नॉट अ सिंगल एजेंसी इन इंडिया व्हिच कलेक्ट्स एनर्जी डेटा इन अ होलसम एंड इंटीग्रेटेड मैनर। एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि डेटा कलेक्शन के काम को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर रही हो, जो डेटा कलेक्शन के काम को जो है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कर रही हो, राइट, जो पूरे तरीके से उस पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व हो। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग द डेटा इन अ फ्रेगमेंटेड मैनर, और जब डेटा आपका फ्रेगमेंटेड मैनर में कलेक्ट होगा देन देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें डेटा एरर के चांसेस होंगे, उसमें डेटा मैनिपुलेशन के चांसेस होंगे। और अगर आपके पास डेटा जो है वो मैनिपुलेटेड फॉर्म में आ रहा है, एरर्ड फॉर्म में अगर आ रहा है, देन द डिसीजन, द पॉलिसी व्हिच यू विल मेक, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो जो पॉलिसीज हैं, वो जो डिसीजन है वो उतना इफेक्टिव साबित ना हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। दिस इज वन चैलेंज। डेटा पर्टेनिंग टू कंजम्पशन आर बेयरली अवेलेबल, कितना कहां पर कंज्यूम हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, सो वी डू नॉट हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस डेटा। तो ये एक समस्या, राइट। इसके अलावा सप्लाई चेन डेटा की भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। सप्लाई साइड डेटा का मतलब ये हो गया कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो किस तरीके से सप्लाई कर रही हैं, कहां पर सप्लाई कर रही हैं। वी डू नॉट हैव अ होलसम डेटा फॉर दैट सप्लाई चेन, सप्लाई साइड चेन, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसे आप मॉस्पी नाम से जानते हैं, वो डेटा रिलीज करती है, डेटा कलेक्ट करती है। बट प्रॉब्लम क्या है इस डेटा में? प्रॉब्लम ये है कि जो आपके 5 मंत्रालय हैं और जो आपके बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं वो उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली मॉस्पी क्या करती है, ये एक डेटा कंपाइलेशन का काम करती है। इट इज नॉट कलेक्टिंग द डेटा, इट इज कंपाइलिंग द डेटा, right? They are asking for data from different ministries, and what ministries are doing, they are passing those data to MOSPI, and MOSPI उसको compile कर रहा है और आपके सामने डाल रहा है, right? तो there is very high possibility कि वो data manipulated form में MOSPI के पास आ रहा है, right? इसके अलावा जो MOSPI है ये आपका सर्वे कंडक्ट करती है, बट ये रेगुलर बेसिस पर नहीं करता, पीरियोडिक इंटरवल्स पर सर्वे कंडक्ट नहीं करता है। ये किस फॉर्म में करता है? स्पोरेडिक इंटरवल्स पर। स्पोरेडिक इंटरवल्स का मतलब दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर टाइमलाइन कि हमको 1 महीने बाद डेटा कलेक्ट करना है, 3 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इनका मन करता है, जब इन्हें जरूरत महसूस होती है, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ कंसिस्टेंट अप्रोच, जो हमारे पास डेटा होता है वो सही पिक्चर जो है वो पेश नहीं करता है। तो दिस इज वन चैलेंज, राइट। तो इन दोनों चैलेंजेस की वजह से हमारे सामने किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही हैं। पहली समस्या है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मॉस्पी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या है। दूसरा, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास संसाधन है, आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, आप उनका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो जो इनपुट और आउटपुट रेशियो का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स बट वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज। देखो, जैसे जैसे हम विकसित देश होने की तरफ बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते रहेंगे, वी नीड न्यू एनर्जी रिसोर्सेज। हमको नए एनर्जी के स्रोतों की आवश्यकता होगी ताकि हम अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके, उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए, इन चैलेंजेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम देखेंगे कि वी
will compromise with our energy requirements, we will compromise with our energy needs, right? तो ये एक बड़ी समस्या। दूसरा, each ministry promotes its own fuel। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या करेगा? It will always try to promote coal energy। वो कोल एनर्जी को प्रमोट करेगा। जब वो कोल एनर्जी को प्रमोट करेगा तो देयर आर सर्टेन साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल एनर्जी, राइट? आपके एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी की, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो ना तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएगा, और अगर वो करेगा तो उसका एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, और ना ही आपका सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन we will face, and rather we are facing these kind of challenges in energy sector। ठीक, तो ये समस्या हमारे सामने है। तो जब समस्या है तो इसका डेफिनेटली कोई समाधान होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो है नीति आयोग को कहा, और नीति आयोग ने जो है एक एनर्जी ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो तैयार करके दी। सो दिस इज कॉल्ड नीति आयोग ड्राफ्ट एनर्जी पॉलिसी 2017। 2017 में इस पॉलिसी को तैयार किया गया था। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस है व्हिच वी हैव टू मेंशन इन आवर मेंस का एग्जाम। मेंस में हमें ये लिखना है। पहली रिकमेंडेशन क्या है? यूनिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बाय मर्जिंग ऑल एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी। हमको सारी की सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको कंबाइन करना है, उनको मिलाना है, राइट? एक्सेप्ट, सिर्फ एक मिनिस्ट्री को हम छोड़ेंगे, एंड दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारा मंत्रालय है उसको हमें सेपरेट रखना है, उसको हमें नहीं जोड़ना है। बाकी जो आपके 4 मंत्रालय हैं, we will combine those ministries and we will create one ministry, we will create single ministry। हमने न्यूक्लियर एनर्जी को क्यों छोड़ा? एज इफ यू नो कि भैया न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है, या न्यूक्लियर जो सब्जेक्ट अपने आप में जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यू कैन नॉट कंबाइन इट विद अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो मंत्रालय है दैट विल बी सेपरेटेड, राइट? लेकिन जो बाकी जो मंत्रालय है, बाकी 4 जो मंत्रालय हैं, उनको यूनिफाइड कर दिया जाए। दिस रिकमेंडेशन हैज बीन गिवन बाय द नीति आयोग इन हिज ड्राफ्ट एनर्जी पॉलिसी, राइट? इन इट्स ड्राफ्ट एनर्जी पॉलिसी। इसके बाद मिनिस्ट्री विल हैव 6 एजेंसी, यानी कि जब आप इन 4 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये जो मंत्रालय हैं इनके अंडर आप 6 जो है एजेंसी काम करेंगी, 6 डिपार्टमेंट काम करेंगे। कौन कौन से? एनर्जी रेगुलेटर एजेंसी, तो नंबर 1 एजेंसी विल बी रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा है आपका एनर्जी डेटा एजेंसी। एनर्जी डेटा एजेंसी क्या करेगा? एज द नेम सजेस्ट, ये एनर्जी के डेटा जो है उनको कलेक्ट करेगा, वेदर दे आर रिलेटेड टू द डिमांड साइड मैनेजमेंट और द सप्लाई साइड मैनेजमेंट। वहां से डेटा रॉ फॉर्म में प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेगा। तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी, ये एजेंसी क्या देखेगी कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कहां-कहां पर लीकेज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो एनर्जी को और एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जाए, और न सिर्फ प्रोड्यूस किया जाए, उसको और एफिशिएंटली सप्लाई किया जाए। सो दिस एजेंसी विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट? एनर्जी प्लानिंग एंड टेक्निकल एजेंसी, ये एजेंसी क्या करेगा? कितना हमको प्रोड्यूस करना है, मार्केट में कितना डिमांड है, कैसे सप्लाई करना है, राइट? क्या टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं, क्या टेक्निकल एनहांसमेंट करने की आवश्यकता है, ये एजेंसी उनको देखेगा। उसके बाद है एनर्जी स्कीम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। हर राज्य की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर डेमोग्राफी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, टोपोग्राफी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो देयर इज वी कैन वेरी इजीली क्रिएट दैट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, बट अगर हम पहाड़ों के बारे में बात करें, अगर हिल स्टेशंस के बारे में बात करें, तो देन इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग कि हम वहां पे किस तरीके से पोल्स लगाएंगे, किस तरीके से वहां पे वायरिंग किया जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये एजेंसी क्या करेगा? इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, धरातल पर काम किस तरीके से किया जाएगा, दिस एजेंसी विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड द लास्ट वन इज एनर्जी R&D एजेंसी, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करेगा? ये नए स्रोत देखेगा कि किस तरीके से नए तरीकों से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट? इट विल आल्सो कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सो एज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, राइट? ना सिर्फ हम एनर्जी का यूज को मैक्सिमाइज करें, बट हम उसको सस्टेनेबल तौर पर उसका इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी, सो दैट द कमिंग जनरेशन विल आल्सो बी एबल टू bear these fruits of growth, right? Okay, इससे होगा क्या? It will be an integrated approach to energy security। जो हम आने वाले 25 सालों में, 50 सालों में जो हमारा विजन है कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 3 इकोनॉमीज में देखना चाहते हैं, तो अगर हम वो करना चाहते हैं तो वी नीड एनर्जी फॉर दैट पर्पस। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हासिल करने में हमको
ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, क्विकर पॉलिसी रिस्पॉन्स, जब एक मंत्रालय होगा तो डिसीजन विल बी टेकन इजीली एंड रैपिडली, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होगा, बिकॉज चैनल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हम 5 मंत्रालयों के बारे में बात करें तो 5 मंत्रालयों की तरफ से अगर फैसला लिया जाएगा तो वो जो फैसला होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होगा, बिकॉज अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात अगर मानेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोलर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में आ जाएंगे, राइट। आंसरेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी जो है वो सेट हो जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी सेट हो जाएगा, तो आप जल्दी फैसले ले पाओगे। दूसरा, होलिस्टिक कलेक्शन ऑफ डेटा, एक मंत्रालय के बारे में बात करोगे तो उसके पास सारा डेटा ऑलरेडी कलेक्ट होगा, तो मॉस्की या फिर जो एजेंसी है, राइट, जो डेटा कलेक्शन एजेंसी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाके डेटा को कलेक्ट कर पाएगी, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बात करो तो हिंदुस्तान में हाल फिलहाल ही हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को जो है इस्टेब्लिश किया। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किन किन मंत्रालयों को जोड़कर बनाया गया है। तो हाल फिलहाल हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया है आपके मंत्रालयों को मर्ज करके। तो यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कितने मंत्रालय हैं, एंड यू आल्सो हैव टू नेम दोस मंत्रालय, यू आल्सो हैव टू नेम दोस मिनिस्ट्रीज कि किन किन मिनिस्ट्रीज को जोड़कर मर्ज कर हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को तैयार किया है, उसको बनाया है। तो ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं। सो क्या ये किया जा सकता है? आंसर इज बिल्कुल किया जा सकता है। एक तो ये, क्या दुनिया में कहीं पर ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कहां पर हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, जापान में हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, वहां पर अगर हम एनर्जी गवर्नेंस के सिस्टम को देखें तो दे आर यूजिंग द सेम मेथड। वो क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट क्रिएटिंग मल्टीपल एजेंसीज, दे आर गोइंग विद अ सिंगल एंटिटी जिसके पास पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी, पूरी रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो ऑलरेडी जो है ये हो रहा है, अपने इंडिया में भी हो रहा है इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन अ डिफरेंट मिनिस्ट्री, और वर्ल्ड में भी हो रहा है इन अ सेम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में, राइट। सो जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो डू नॉट फॉरगेट कि आप एग्जांपल्स को भी यहाँ पर मेंशन करें, राइट। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि क्या एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए या फिर 2 मंत्रालयों को मर्ज करने के लिए या 2 से अधिक मंत्रालयों को मर्ज करने के लिए या डिपार्टमेंट को मर्ज करने के लिए डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या संविधान में कोई चेंजेस की आवश्यकता है? क्या हमें उसको एक्ट बनाकर पास करना होगा, या पार्लियामेंट से पास करवाना होगा, या फिर प्रेसिडेंट उसको पास करेगा, या फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करेगी? सो द प्रोविजन हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 77 कि आपको अगर मंत्रालय को मर्ज करना है या फिर आपको उन्हें सेग्रीगेट भी करना है, राइट, तो उसको करने का तरीका क्या है? तो वो जो तरीका है ये आर्टिकल 77 में मेंशन है। ये आपको याद रखना है अपने पी के एग्जाम के लिए। आपके पी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको मंत्रालयों को मर्ज करना है, मिनिस्ट्रीज को मर्ज करना है, सो कौन उसको मर्ज करेगा? क्या पार्लियामेंट करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेगा, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, राइट। सो आर्टिकल 77 क्या बोलता है? आर्टिकल 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, ये किस तरीके से काम करेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 77 बात करता है। और आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में बात करता है जो अभी हम कर रहे हैं। आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये सारे फैसले लेगा, प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करेगा या उनको सेग्रीगेट करेगा जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार यानी एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? प्रेसिडेंट को बोलेगी, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो इस तरह के नए कानून बनाएगा और वो नई जो आपके मंत्रालय है उनका गठन करेगा, उनको मर्ज करेगा या उनको सेग्रीगेट करेगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक, तो पहला तो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल में ये मेंशन है आर्टिकल 77 में कि किस तरीके से आप नए मंत्रालय का गठन करेंगे। इसके अलावा और यहाँ पर मेंशन है, इट इज आल्सो मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। प्लीज मेक श्योर कि आप इस एग्जांपल को अपने आंसर में लिखें, आपका आंसर अलग ही चमकेगा। आपको कम से कम आप मान के चले आधे से 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, राइट। तो जैसे ही आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एक्ट 1961, दिस विल शो कि आपने बहुत डीप में इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 किसको पावर देता है? इन सारे बिजनेसेस को एलोकेट करने का। देखो यार, मंत्रालय बनाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको जो है सजेस्ट करेगा, उसको एडवाइस करेगा, एंड देन द प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस, और वो क्या करेगा? वो एक नए मंत्रालय का गठन करेगा, उसको क्रिएट करेगा। अब क्रिएट हो गया, क्रिएशन हो गया नए मंत्रालय का,
तो अब जो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस का जो काम होता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, राइट, वो जिम्मेदारी दी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्री एग्जाम। आपके प्री के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, याद रखना कि जो मंत्रालय जो होते हैं, राइट, उसमें जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस का जो काम होता है, that work, that काम has been allocated to the cabinet secretary, right? Cabinet secretary कौन होता है? ये आपका सबसे बड़ा IAS ऑफिसर होता है, the topmost officer, the topmost bureaucrat in India। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ये जिम्मेदारी होता है कि वो मंत्रालयों को जो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बताएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, वो दिशा निर्देश देगा एलोकेशन ऑफ बिजनेस का। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो दूसरा टॉपिक है दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं इस चीज के लिए कि यू विल एनकाउंटर दिस टॉपिक इन योर प्री एग्जाम और इन योर मेन एग्जाम, या फिर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। देखो यार, इंडिया अभी क्या है, इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, सो वी आर स्टिल इन द वर्ज ऑफ ग्रोथ, इन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट। अभी हम एक डेवलपिंग यानी विकासशील देश है। तो हमको क्या चाहिए बॉस? एक तो हमने देखा अपने को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी हम कुछ एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, ज्यादातर एनर्जी हम बाहर से लेते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, राइट। इसके अलावा हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया डैम्स। तो जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम लोग डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे, राइट। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अगर क्योंकि हमारे पास जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो दैट इज द रीजन हम डेवलप नहीं हो पा रहे, दैट इज द रीजन हम जितना डिजायर्ड ग्रोथ है हमारी उतना हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हासिल अगर हमको करना है, वी नीड फंडिंग, अपन को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक। तो वो पैसा आएगा कहां से? दूसरा, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी है, उनका जो टारगेट है 2025 तक के लिए, दैट इज कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन जीडीपी बनाना चाहिए, ठीक है, राइट। तो हमारा जो टारगेट है 2025 तक कि हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ठीक है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अगेन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी हमारी जो जीडीपी है इन मॉनेटरी टर्म्स वो कितनी है। तो थोड़ा सा गूगल सर्च करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। जो लोग गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं वो नीचे जो है कमेंट बॉक्स को पढ़ ले एक बार, तो उनको पता चल जाएगा कि भैया कितना हम लोगों का प्रेजेंट सिनेरियो है, कितना भी हमारा प्रेजेंट स्टेटस है जीडीपी का, राइट। एक तो ये अगर हमें टारगेट अचीव करना है, अगर हमें $5 ट्रिलियन जीडीपी बनानी है 2025 तक, तो हमें चाहिए पैसा। कितना पैसा चाहिए? 100 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 100 लाख करोड़, राइट, इज इट राइट? 1 लाख करोड़ तो 100 लाख, ओके, बट देख लेना इसको। 100 लाख करोड़ रुपए अपने को चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर इट इज 100 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़। जहां तक मुझे लग रहा है ये 100 लाख करोड़ ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 लाख करोड़ इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, तो 100 लाख करोड़ होना चाहिए, होगा ये 100 लाख करोड़, ठीक है। तो 100 लाख करोड़ रुपीस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करना है। और इतना बड़ा अगर हमें पैसा चाहिए तो हम अपने बलबूते इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें कहां से ये पैसा लेना होगा? थ्रू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो 100 लाख करोड़ के आसपास हमें पैसा चाहिए, जो कि अलग अलग रूट के थ्रू हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपन को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? 100 लाख करोड़ रुपए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल क्रिएट जॉब, ये जॉब क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, राइट। और आपकी अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत सारी पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। ये कितना बड़ा अमाउंट है? ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो 2008 से लेकर 2017 तक लगभग 9 साल में, 2008 से लेकर 2017 तक we already invested 100 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अगर हम 2008 से लेकर 2017 तक की बात करें तो हिंदुस्तान ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च में यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लोग
5 साल के अंदर जो है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करें। सो इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव टू डबल द इन्वेस्टमेंट, राइट। एक तरफ हमने 9 सालों में इतना पैसा खर्च किया है, दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करें। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वी नीड टू डबल द इन्वेस्टमेंट। हमको एफडीआई को और ज्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा, राइट। हमको फॉरेन फंडिंग पे और डिपेंड होना पड़ेगा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, सो दैट द फॉरेन कंपनीज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया एंड दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट। सो ये सारा का सारा एक हमको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम, एक बिजनेस इकोसिस्टम जो है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने टारगेट तो रख दिए कि दिस इज समथिंग व्हिच वी वांट टू अचीव। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए व्हाट वी नीड अ थिंक टैंक। हमको पॉलिसी चाहिए, हमें एक रोड मैप चाहिए कि किस तरीके से हम इन टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो क्या किया गया इसके लिए, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, राइट। एक टीम का गठन किया गया, टीम तैयार की गई, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जो कि ये निर्धारित करेगा एक रोड मैप कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हमारा 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। 100 लाख करोड़ रुपए जो हम लोग चाहते हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, उसको हम किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो टास्क फोर्स ने क्या किया, टास्क फोर्स आई लेकर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, राइट। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आपकी टास्क फोर्स आती है और इस प्लान के हिसाब से चीजों को निर्धारित किया जाता है। क्या सजेशन रहता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का। पहला तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे इन एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट का मतलब यही हो गया द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज लो, ठीक है। जितना ज्यादा आप इनपुट डाल रहे हैं उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है, उनके बीच में डिफरेंस कम से कम आपको रखना है, एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना है, राइट। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और किस तरीके से आप उस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करेंगे इन एन एफिशिएंट मैनर। दूसरा काम क्या है इसका, ये देखेगा वायबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ये देखेगा कि जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हैं या फिर जो चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कितने वायबल हैं, राइट। उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, राइट। उनका रेलेवेंस क्या है कि आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और पता चला कि उसका कोई इकोनॉमिक रेलेवेंस ही नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल अगेन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल हो जाएगा, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं तो जो हमने अभी जो है सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई है, सो लेट्स कंसीडर इट एज एन प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट ही है ऑब्वियसली, तो वो कितना इकोनॉमिकली वायबल है, कितना वो रेलेवेंट है, क्या वो हमारे लिए एक एसेट है या फिर वो लायबिलिटी है, क्या हमें कंटिन्यूअसली वहां से फंड रेज कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इफ वी हैव 100 करोड़ रुपीस, तो क्या हम कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं या फिर हम अपने रेलवे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम अपने रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग एसेट्स रादर फोकसिंग ऑन लायबिलिटी, राइट। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी ऑन योर एसेट्स नॉट ऑन योर लायबिलिटीज, राइट। ठीक है, ठीक। प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो किस किस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को एंटरटेन किया जाएगा अंडर योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पीई के लिए। आपसे बोला जाएगा कि भैया कौन कौन ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं और इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के तहत आते हैं। तो पहला तो है एनर्जी सेक्टर। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होगा दैट विल कम अंडर योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। दूसरा है आपका रोड, जो आपका रोड जो नेटवर्क है, अगर उससे रिलेटेड कोई आपका प्रोजेक्ट है तो वो भी इसमें आएगा, एनआईपी में आएगा। तीसरा है रेलवे से रिलेटेड। चौथा है आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो द कैच इज कि इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पीई के पर्पस के लिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, whereas the rural infrastructure has been excluded from this idea. लिख लो इसको, दिमाग में बिठा लो इसको। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईपी के अंडर नहीं आएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईपी के अंडर आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्लाइड। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो आपकी टास्क फोर्स है, इसने क्या किया,
या फिर इसके क्राइटेरिया क्या है प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का, उसको एनालाइज करने का। तो ये जो टास्क फोर्स है, क्या ये सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा? यानी अगर आप 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 15 लाख का, 1 करोड़ का, क्या ये सारे प्रोजेक्ट को एनालाइज करने बैठ जाएगा? आंसर इज नो। देयर रनिंग ऑलमोस्ट थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके हिंदुस्तान में चल रहे हैं। तो आप सारे प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते हैं, आप सारे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगेन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टास्क फोर्स है एनआईपी की, वो टास्क फोर्स केवल उन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करेगा जिनकी वर्थ मोर देन 100 करोड़ है। इसको भी लिख लो, नोट डाउन कर लो कि जो भी प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, केवल और केवल उन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया जाएगा थ्रू एनआईपी। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस। उसके बाद है स्टेटस। जब इन्होंने एनालाइज किया उन सारे प्रोजेक्ट्स को जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा था, तो क्या हमारे सामने रिपोर्ट निकल के आता है? रिपोर्ट आता है कि आपके 42% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। राइट, यानी वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, उनको इंप्लीमेंटेशन स्टेज तक लेके जाया जा चुका है। 19% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं, जो अभी चल रहे हैं, जिनमें काम चल रहा है। दे आर इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट, अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। उसके बाद है 31% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी केवल कागजों में है। राइट, वो प्रोजेक्ट्स अभी केवल कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी पेपर्स में हैं, ये अभी ग्राउंड में नहीं आए हैं। अगर हम अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्टेज में है। और अगर हम इंप्लीमेंटेशन, जो कि 42% आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके इंप्लीमेंटेशन वाली स्टेज में आ चुके हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू। ओके, पैसा कहां से आएगा और कौन इसको फाइनेंस करेगा? राइट, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम एनआईपी के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये बड़ा अमाउंट है, 100 लाख करोड़ रुपए। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो ये जो पैसा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, इसको डिवाइड किया गया है। ये आपके प्री के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल बी डन बाय 3 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। पहला जो स्टेक होल्डर है दैट इज योर सेंटर। 39% फंडिंग विल बी रेज्ड बाय योर सेंटर गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार है। 39% जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंडिंग है, केंद्र सरकार जो है उसको एलोकेट करेगा। दूसरा, स्टेट्स 39% जो है वो राज्य सरकारें जो है वो फंड रेज करेगा। तो यहाँ पे केंद्र का और राज्यों का बराबर का योगदान रहने वाला है। तो ये जो फाइनेंसिंग होगी प्रोजेक्ट्स की, उसमें 39% सेंटर का होगा, 39% स्टेट्स का होगा, और तीसरा जो आपका स्टेक होल्डर है दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर। एंड योर प्राइवेट सेक्टर विल रेज ऑलमोस्ट 22% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट, तो अगर आप देखो तो इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल। सो एनआईपी विल बी वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, सेंटर और स्टेट, और यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो एनआईपी विल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। राइट, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनआईपी जो है प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक, एनआईपी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो क्या करेगा? एनआईपी केवल मॉनिटर करेगा, और क्या करेगा? वो उसके स्टेटस को चेक करेगा, और क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। आपको इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो करवाना है। सेंटर के साथ स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो एनआईपी केवल मॉनिटर करेगा प्रोजेक्ट्स को, एंड इट विल आल्सो मेक श्योर कि जो फंडिंग है वो इजीली अवेलेबल हो रही है, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी हिंड्रेंस हैं, जो भी बॉटलनेक्स हैं, उनको इजीली रिमूव किया जा रहा है। और क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करेगी वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, मंत्रालय। राइट, अगर आपका एनर्जी से रिलेटेड अगर आपका प्रोजेक्ट है, तो आपका जो एनर्जी जो मंत्रालय है पर्टिकुलर, अभी हमने देखा था कि आपके टोटल 5 मंत्रालय हैं,
तो जिस भी पर्टिकुलर मंत्रालय से संबंधित वो प्रोजेक्ट होगा वो मंत्रालय उसको इंप्लीमेंट करवाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके जो मंत्रालय है द रिलेटेड द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स अंडर एनआईपी, और जो आपकी जो एनआईपी है वो मॉनिटर करेगा और वो फंडिंग का जो बॉटलनेक्स है उनको रिमूव करेगा, उसके बैरियर को रिमूव करेगा, राइट? ठीक ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम। चैलेंजेस क्या है अपने सामने? बहुत सारे चैलेंजेस हैं और खासतौर से कोविड-19 के बाद तो अब ये सब हवाई के लिए लग रहा है, ठीक है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देयर इज वेरी हार्डली एनी चांस कि भाई हम वहां तक पहुंच पाएंगे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले भी पहुंच रहे थे, अब तो क्या बहुत दूर की बात है। तो अपने सामने चैलेंजेस बहुत है। पहला तो ये भाई कांस्टेंट एंड पीरियोडिक रिव्यू, अपने को लगातार जो है रिव्यू करना पड़ेगा। इतने सारे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो यू नीड कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिव्यूज ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कि कितना फंडिंग आ रहा है, कहां पे लग रहा है, टाइमलाइन क्या है, प्रोजेक्ट किस स्टेटस में है, वो क्यों रुका हुआ है, कैसे उस बॉटलनेक को रिमूव किया जा सकता है। तो फॉर दैट पर्पस आपको जो है कांस्टेंट एंड पीरियोडिक रिव्यूज करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनवायबल हो सकता है। दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग, कि भाई पैसा कहां से लेके आओगे। सबसे बड़ी बात है कि 39 लाख करोड़ रुपीस, अगर आप 100 लाख करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो 39 लाख करोड़ तो केंद्र को देना पड़ेगा, 39 लाख करोड़ राज्य को देना पड़ेगा और 22 लाख करोड़ जो है प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। पैसा कहां से लेके आओगे? इतना पैसा नहीं है अपने पास, ठीक है? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जो पब्लिक फंडिंग है ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, ठीक है? अगर आप हमारे फिस्कल कंडीशन को देखो तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना कोविड-19 से पहले इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कोविड-19 के बाद तो आप भूल जाओ कि ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने वाला है। दिस विल बी पोस्टपोन्ड एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स, ठीक है? 5 साल पीछे हम लोग जाने वाले हैं, ठीक? तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका पहला स्टेक होल्डर केंद्र है, दूसरा स्टेक होल्डर स्टेट है। तो केंद्र में है भाजपा की सरकार, स्टेट में मान लो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका ममता बनर्जी। आपको पता है कैसे रिलेशन है दोनों के, राइट? तो जब इस तरह के रिलेशन होंगे तो आर यू एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? आंसर इज नो। और जब तक आपके बीच में वो कोऑपरेशन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, सो ये कुछ नहीं है। दिस इज ओनली अ ड्रीम, आप नहीं कर पाओगे, ठीक? तो यू नीड अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक? तो ये चैलेंजेस हैं जो कि एनआईपी के सामने है, ठीक? तो ये हो गए हमारे 2 टॉपिक। मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर बैठे होते, फिजिकली अगर आप यहाँ पर बैठे होते तो डेफिनेटली आई वुड हैव आस्क्ड यू सेवरल क्वेश्चंस। आप मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते और उस तरह का इंटरेक्शन हो रहा होगा, बट अभी क्योंकि वन साइड कम्युनिकेशन चल रहा है तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्लियर है और जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपने आप में ये 1 घंटे का लेक्चर है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, 3 घंटे का लेक्चर ये है, राइट? तो कुछ कंडीशंस को हम मान लेते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस व्हिच वी फेसिंग करेंटली। अभी हम लोगों को इस चैलेंज के साथ ही आगे बढ़ना है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, ज्वाइन अलायंस आईएएस एकेडमी, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गगनयान मिशन की। बहुत ज्यादा न्यूज में है, काफी वक्त से न्यूज में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 2019 का जो मेंस का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन था व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन? हमारा क्या प्लान है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का, और हाउ विल इट बेनिफिट अवर स्पेस प्रोग्राम? तो आप हर साल एक्सपेक्ट करें कि जीएस पेपर 3 में आपसे इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, राइट? आप मेरे खून से लिख के ले लो, कोई भी एग्जाम आप दोगे 2019 के प्री को छोड़ दिया जाए तो आपको इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो उन्होंने प्री में नहीं पूछा तो उन्होंने मेंस में पूछ लिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, गगनयान के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं और ये फैक्ट्स ही आपको याद रखना है। देयर इज हार्डली एनीथिंग टू रिव्यू टू एनालाइज, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के लिए इसमें फिलहाल नहीं है।
ठीक, तो इसके कुछ फैक्चुअल जो कि आपको एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसमें डाल दिया। तो पहला आपको याद रखना है कि न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं बाय द यूनियन कैबिनेट। जब तक केंद्र की जो कैबिनेट है, जो भारत की जो सरकार है, उसने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं। किसके लिए एलोकेट कर दिए हैं? गगनयान के लिए। क्या है गगनयान? इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, दैट इज गगनयान। हिंदुस्तान का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। पहली बार हिंदुस्तान एक ऐसा स्पेस मिशन कंडक्ट करने वाला है जिसमें हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करेगा, हिंदुस्तानी रिप्रेजेंट करेंगे हिंदुस्तान को। कहां पर? स्पेस में, गगनयान। ठीक है, 3 भारतीय मूल के, नॉट भारतीय मूल, 3 भारतीय लोग जो है इस यान पर बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राकेश शर्मा जी गए थे, बट वो हिंदुस्तान का मिशन नहीं था, राइट? ठीक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। टू बी लॉन्च इन 2022, ये भी याद रखना है। कब इसको लॉन्च किया जाएगा? 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा गगनयान में? गगनयान में होंगी 2 चीजें। पहला होगा 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स। तो गगनयान को देखो ऐसे समझो, इसके 3 बेसिकली, ये है आपका गगनयान। ठीक है, 3 चीज इसमें होने वाली है। पहला क्या होगा? अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा। और तीसरा क्या होगा? मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा। समझ रहे हो? यानी कि जो गगनयान है, गगनयान में तीसरी स्टेज में जो है व्यक्ति जाएंगे, ह्यूमन बींग्स को भेजा जाएगा, इंडियंस को भेजा जाएगा। उससे पहले जो 2 आपके अनमैन्ड हैं, वो जो अनमैन्ड आपके स्पेस फ्लाइट्स हैं, वो ऑलरेडी जो है प्लान की जा चुकी हैं और उनको कब भेजा जाएगा? जो पहला वाला है अनमैन्ड जो है वो दिसंबर 2020 में भेजा जाएगा। दूसरा कब भेजा जाएगा? जुलाई 2021 में भेजा जाएगा। जो दिसंबर 2020 में गगनयान का पहला जो स्पेस फ्लाइट जाएगा वो अनमैन्ड होगा, राइट? और फिर जुलाई 2021 में जो दूसरा जो स्पेस फ्लाइट जाएगा वो भी अनमैन्ड होगा। तो मैन्ड वाला कब जाएगा? मैन्ड वाला जाएगा आपका दिसंबर 2021 में। क्लियर? फिर से समझो इसको। गगनयान, ठीक, तो गगनयान में 3 आपके स्पेस फ्लाइट है। पहली स्पेस फ्लाइट अनमैन्ड है जो कि जाएगी आपकी 2020 में, जुलाई 2020 में। दूसरी जो स्पेस फ्लाइट है वो भी अनमैन्ड है, वो कब जाएगी? 2021 में। कब? जुलाई 2021 में। तीसरी जो है वो मैन्ड है, वो कब जाएगा? वो जाएगा आपका दिसंबर 2021 में। ठीक है, ठीक ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम। प्री में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, कितने लोग होंगे इसमें? 3 इसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, तीनों इंडियंस होंगे। 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, तीनों भारतीय होंगे। कहां पर जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट पर जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो आपका रेंज है, वो जो रेंज है वो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में आती है। LEO उसको कहते हैं। और ज्यादातर जो आपके मिशन होते हैं कंडक्टेड बाय इसरो, वो आपके DO के लिए ही होते हैं, LEO के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जांपल चंद्रयान। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो आपका गगनयान है, इट विल कंडक्ट इट्स ऑपरेशन इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। 300 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज जिसकी होती है। कितने लोग जाएंगे? 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। कब जाएंगे? 2020 में जाएंगे। उससे पहले क्या जाएगा? अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जाएंगे। कब जाएंगे? पहला जाएगा दिसंबर 2020 में, दूसरा जाएगा 2021 जुलाई में। कूल, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे जाएंगे, किस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, तो दे विल यूज GSLV Mark III व्हीकल, जियो सिंक्रोनस व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या होता है? PSLV क्या होता है? GSLV क्या होता है? ये एक अलग कहानी है, इसके लिए हम डिफरेंट लेक्चर्स हैं वो कंडक्ट करेंगे। और ऑलरेडी ये टॉपिक वो लोग जो अलायंस IAS से संबंधित हैं उनके ये काफी अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि PSLV से नहीं जाना है इन्होंने जाना है GSLV से। GSLV Mark III व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। कितने दिन रहेंगे वहां पर? 7 दिन रहेंगे। ठीक, 7 दिन जो है ये एस्ट्रोनॉट्स जो है ये रहेंगे। कहां पर? गगन में। गगन मतलब अंतरिक्ष में। कहां से? गगनयान से। कैसे जाएंगे? थ्रू GSLV Mark III। कूल, आगे बढ़ते हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हिंदुस्तान विश्व का चौथा देश होगा जिसने कभी मैन्ड मिशन जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया होगा, अचीव किया होगा।
अगर हिंदुस्तान सक्सेसफुल हो जाता है, इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू लॉन्च मैन्ड मिशन। तो पहले 3 कौन है? इंपॉर्टेंट यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। जब हमने मॉम लॉन्च किया था, ठीक है, मिशन ऑन मार्स लॉन्च किया था, तो उस वक्त यूपीएससी ने 2016 में शायद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 16-17 में पूछा था कि क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री। नो, इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री, इंडिया विल बी द 4th कंट्री। और बाकी 3 देश कौन है? पहला है आपका रशिया, दूसरा है आपका यूएसए और तीसरा है आपका चाइना। ठीक है, आपका यूएसए, रशिया और चाइना। इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला मैन्ड मिशन जो था, दैट वाज कंडक्टेड बाय द रशिया, दूसरा यूएसए, तीसरा चाइना और चौथा, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ गगनयान के बारे में बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि यहां से क्वेश्चन बने, बट हु नोज, यूपीएससी देखेगी आपने कितना इसको डीप में पढ़ा है, क्योंकि अभी जो स्लाइड हमने कवर की है वो हर बच्चे को पता है, हर किसी को पता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गगनयान में क्या क्या कंपोनेंट होने वाले? टोटल 5 कंपोनेंट गगनयान में होने वाले हैं। पहला क्या है? रॉकेट। कौन सी रॉकेट? जीएसएलवी मार्क 3। क्या लगा होगा इसमें? इंजन लगा होगा। कौन सा इंजन लगा होगा? क्रायोजेनिक इंजन लगा होगा। ठीक, अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आपको 3 चीजें याद रखनी है इसमें। क्या याद रखना है? वी विल यूज द रॉकेट। कौन सी रॉकेट? जीएसएलवी मार्क 3। ठीक, तो जीएसएलवी मार्क 3 क्या है? वो रॉकेट है। ठीक, रॉकेट कौन सी है? जीएसएलवी मार्क 3 है। ऐसे इसको याद रखें। ठीक, आगे बढ़े। इसका जो इंजन है, रॉकेट में लगा हुआ जो इंजन है जिससे चलना है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करता है? क्या कहते हैं उस इंजन को? उसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट हमने अभी कवर कर लिया है कि कहां तक लेके जाएगा ये गाड़ी। तो ये जो जीएसएलवी मार्क 3 नाम की जो गाड़ी है, ये आपको लेके जाएगी लियो में। लियो क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट है। ठीक, क्या इसका रेंज है? 300 से लेकर 400 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज क्रू मॉडल। क्रू मॉडल, क्रू से समझ रहे हैं आप क्या है? क्रू मतलब जो आपका स्टाफ है, जो आपके लोग हैं जो उसमें जाएंगे। ठीक है, केबिन क्रू आपने सुना होगा। तो क्रू मॉड्यूल में क्या होगा? जैसे मैंने भी आपको बताया, 3 हिंदुस्तानी बैठे होंगे इसमें। ठीक है, जो आपका क्रू मॉड्यूल है उसमें 3 हिंदुस्तानी बैठे होंगे। वो जो 3 हिंदुस्तानी है कहां से आएंगे? इंडियन एयरफोर्स से और इसरो से। तो आपका इंडियन एयरफोर्स और जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। किस चीज के लिए? गगनयान मिशन के लिए। ये 3 लोग जाके बैठेंगे किसमें? क्रू मॉड्यूल में बैठेंगे जाके। तो ये इसका एक कंपोनेंट है। ये जो 3 लोग हैं इनको जब सेलेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद इनको रशिया भेजा जाएगा। ठीक है, ये याद नहीं रखना, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप याद रखो। इनको जो है उस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए ट्रेन किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इन 3 लोगों को जो है रशिया भेजा जाएगा। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गगनयान। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री टेक्नोलॉजी, जिसको हम टियर के नाम से जानते हैं। तो आप टियर याद रखो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? यार इसमें होगा ये कि जब आपका स्पेसक्राफ्ट जो है एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो वहां पे 7 दिन रुकेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वापस भी तो आएगा। समझ रहे हो? उनको छोड़ के थोड़ी आएगा वहां पे, तो वो वापस आएगा। तो जब वो वापस आएगा, मींस कि वो हिंदुस्तान सॉरी वो जो है वो दुनिया के, राइट, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा। तो गया पहले, उसके बाद री एंटर किया। तो जब उसने री एंटर किया तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। राइट, और जब वो टेम्परेचर राइज करेगा तो कहीं ना कहीं जो आग लगने की जो पॉसिबिलिटीज है, एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको नलिफाई करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसको मोटा मोटी इतना समझे। राइट, ठीक। उसके बाद चौथा जो कंपोनेंट है दैट इज क्रू एस्केप सिस्टम, आल्सो नोन एज पैड। ठीक है, आल्सो नोन एज पैड। पैड का मतलब पैड अबॉर्ड टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? मानो कि आपका देखो होता क्या है कि आपका ये आपका लॉन्चिंग पैड है, राइट, ये लॉन्चिंग पैड है। मान लो ये लॉन्चिंग पैड है, इसमें आपने लगा दिया स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नीचे लगी है रॉकेट। तो रॉकेट जल्दी अब ये ऊपर जाएगा, स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाएगा, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर को बाईपास करेगा, फिर अंतरिक्ष में जाएगा, फिर वहां पे 7 दिन रहेगा, फिर वापस आएगा। मोटा मोटी ऐसे समझो। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर जब ये लॉन्च हो रहा था, आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि जब लॉन्च हो रहा होता है एंड बिकॉज ऑफ टेक्निकल
ग्लिचेस बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल एरर। होता यह है कि जो रॉकेट होता है वो लॉन्च नहीं हो पाता और वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह की अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अगर इस तरह का एक्सीडेंटल सिनेरियो बनता है, तो वहां पर पैड काम करेगा, राइट। कि अगर वहां पर देखा जाता है कि लॉन्च नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल एरर वहां पर आ चुका है, तो अब वो जो 3 बंदे बैठे हैं अंदर, आप उनकी लाइफ को स्टेक पे नहीं लगा सकते कि अगर वहां पे ब्लास्ट हो गया तो यू विल हैव द कैजुअलिटीज, राइट। तो वहां पे क्या किया गया है, पैड का इस्तेमाल किया गया है ताकि अगर इस तरह का एक्सीडेंटल सिचुएशंस बनती हैं तो आप तुरंत क्या करें, उन लोगों को वहां से निकाल लें, सुरक्षित निकाल लें। ठीक है, जैसे मैंने ढक्कन खोला तो वैसे आप ढक्कन खोले और उन 3 लोगों को जो केबिन में बैठे हैं उनको वहां से आप निकाल लें। ठीक, तो ये जो सिस्टम है इसको भी जो है तैयार किया गया है बाय द इसरो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो समझो इसको, जो भी इसमें लिखा है उसका मोटा मोटी वही मतलब है जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद आपका 5वां कंपोनेंट दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ECLSS। इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई लॉन्च भी हो चुका, ठीक है, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, आप ऊपर भी पहुंच गए, आपने एटमॉस्फेयर को बाईपास भी कर लिया, अब आपको 7 दिन रहना है वहां पर। तो जब आप 7 दिन वहां पे रहोगे तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस वहां पर रहने वाली हैं। ठीक है, प्रेशर वहां पे डिफरेंट होगा, राइट, वेट वहां पे डिफरेंट होगा, राइट, और ब्लड सर्कुलेशन विल वेरी। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम ECLSS कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, यू हैव टू मेंटेन स्टेडी केबिन प्रेशर। ठीक है, तो केबिन प्रेशर आपको स्टेडी मेंटेन करना है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें किसी भी तरह की हार्मफुल गैसेस नहीं रहनी चाहिए, राइट, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहना चाहिए। कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, आपको ह्यूमन बॉडी को कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कितनी ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है, तो उस तरह का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होगा उस स्पेसक्राफ्ट में। ठीक, इसके अलावा यू हैव टू मैनेज पैरामीटर्स लाइक फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन। आपको एक फायर अलार्मिंग सिस्टम वहां पे जो है वो प्लेस करना होगा। ठीक, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है जितने भी प्रिकॉशंस हैं, वर्स्ट सिनेरियो अगर वहां पे होता है तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तैयार किया जा चुका है, लेकिन ऑन पेपर्स इसका लेआउट डिजाइन हो चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन अभी ये एक्चुअल में बनाया नहीं गया है। तो आपको याद रखना है कि जो 5 कंपोनेंट है, 5 में से 4 कंपोनेंट का लेआउट भी तैयार हो चुका है और वो एक्चुअल में बनाए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें 5वें कंपोनेंट की ECLSS की, तो ये अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ये अभी ऑन प्रोसेस है। पेपर्स में बन चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है, लेआउट बन चुका है, बट अभी इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बाकी कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये आपका बनके तैयार हो चुका है। इनफैक्ट जुलाई 2008 में ही आपका क्रू एस्केप सिस्टम जो है, यानी पैड जो है, ये तैयार हो चुका है, इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। क्रू मॉड्यूलर एटमॉस्फेरिक रीएंट्री सिस्टम के बारे में बात करें तो ये भी आपका तैयार हो चुका है, इसको भी बना दिया गया है। इसके अलावा GSLV Mark 3 बहुत पहले से हम लोग तैयार कर चुके हैं। आपका क्रू मॉड्यूल ये भी आपको ऑलरेडी 2014 के आसपास ही तैयार कर दिया गया था। ठीक, तो दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ योर गगनयान मिशन। Thank you so much for being with me, for being with Alliance IAS Academy, and I seriously hope कि हम आगे इस सीरीज को बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ और बहुत रेलेवेंट कंटेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे। काफी दिनों बाद इस तरीके से क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्लो में इशू आई थिंक मुझे अपनी तरफ से लगा कि दिस इज नॉट माय 100%, वो फ्लो अभी नहीं बन पा रहा है। सो लेकिन जैसे जैसे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आई विल बी यूज्ड टू दिस न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ चेयर्स सामने रखी हैं। बट आई एम वेरी होपफुल कि वी विल सक्सेसफुली कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। बहुत बुरा वक्त है लेकिन वी आर टफ ब्रीड, यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग, वी आर वेरी टफ पीपल एंड वी आर गोइंग टू फेस दिस चैलेंज, राइट। हम इसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली यहाँ से बाहर निकल के आएंगे। तो प्लीज अपनी तैयारी में किसी भी तरह का जो है विराम न लगने दें और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, टेस्ट सीरीज करते रहें। करंट अफेयर्स मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं कर दूंगा कवर, कोई इशू नहीं है। अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करो और टेस्ट सीरीज करो। करंट अफेयर्स निचोड़ के रख दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। डोंट वरी एंड कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी and stay happy, keep enjoying the life. Thank you so much, thank you for being with me, take care, thank you.